हेलो एवरीवन, दिस इज उम्मे हानी फ्रॉम एडवांस स्टडी। आज हम क्लास 12 की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्या हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं लेकिन ये टेबल मैंने क्यों बनाई है। लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में ये टेबल, बिकॉज आप जो इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है इसमें सबसे स्मॉल और सबसे इजी क्वेश्चन वो होता है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू जो बेस होती है वो इसी टेबल के ऊपर बेस होती है। अब देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। जो टेबल है, ये जो जीरो दे रखा है, मैंने आपको इसको फॉर्मेट करने का बताती हूँ, मतलब कि क्रिएट कैसे कर सकते हैं एक इजी वे में। तो सारे उसमें हम लिखेंगे पहले 0 1 2 3 4, फिर सबके नीचे हम ले लेंगे 4 4 4 4 4। उसके बाद देखिए यहां पर मैंने ले लिया है अंडर रूट। अंडर रूट जब मैंने ले लिया, जब मैंने यहाँ पर अंडर रूट लिया, सारे में मैंने अंडर रूट ले लिया। अब बस आपको सिर्फ इसे सॉल्व करना है। देखिए, जब 0 पर होता है नीचे 4, 0 अगर न्यूमरेटर में है तो आपका आंसर जो आने वाला है वो 0 ही आने वाला है। अब देखिए, हमारा जो 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 एज इट इज आ गया। लेकिन 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, वो 2 एज इट इज आ गया। और यहाँ पर रही थोड़ी कहानी अलग। पहले हम इसे करेंगे कट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो देखो, 1 तो स्क्वायर होता है अपने आप का, लेकिन 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो अंडर रूट इस पर लग गया। उसके बाद हमारा जो अंडर रूट 3 है वो एज इट इज आ जाएगा, जबकि 4 हमारे 2 का स्क्वायर होता है। अब देखिए, यहाँ पर 4 1 जा 4, आपको जो आ रहा है आंसर अंडर रूट में 1 आ रहा है, लेकिन 1 तो अपना स्क्वायर होता है, तो 1 आ गया एज इट इज। अब देखिए, साइन के बाद हमने लिखा है कॉस। देखिए, इस चीज में आपको बस ये जो वैल्यू है, ये वाली आपकी जो साइन की वैल्यूज है, आपको वो याद करनी है। अब कॉस हमारी क्या वैल्यू है, देखो कॉस में कुछ नहीं करना, आपको जो साइन में 90 की वैल्यू दे रखनी है उस टेबल को थोड़ा घुमा देना, मतलब रिवर्स कर देना, मतलब 1 इधर आ गया। ये अंडर रूट 3 यहाँ पर है, तो अंडर रूट 3/2 यहाँ पर आ गया। ये 1/2 यहाँ पर है, 1 बाय अंडर रूट 2 यहाँ पर है, तो वो एज इट इज। और ये चीज इधर आ गई और ये 0 इधर आ गया। अब देखिए, जो tan है, आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा, जो tan होता है, या 11th में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो tan थीटा जो होता है वो इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब अगर आपके पास sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू है तो आप tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर 0/1 कितना होता है, 0/1 होता है 0। अब देखिए, 1/2 मेन अपॉन अंडर रूट 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 बाय अंडर रूट 3 बचेगा। अब देखिए, ये तो पूरा एज इट इज कट हो जाएगा, क्योंकि सेम है तो 1 एज इट इज आ जाएगा। जब यहाँ पर हम अपॉन मिलेंगे तो 2 से 2 कैंसिल और अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब देखिए, 1/0, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। जब हमारा 0/1 होता है तो उसका आंसर होता है 0। लेकिन अगर 1/0 या फिर ऊपर कुछ भी है और नीचे डिनोमिनेटर में 0 है, तो उस केस में जो आंसर आता है वो नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट हो जाता है। अब देखिए, कॉट की जब अगर हम बात करते हैं तो कॉट में क्या होता है, वो 10 की रिवर्स वैल्यू होती है। यहाँ पर इनफाइनाइट है तो यहाँ पर आपने इनफाइनाइट ले लिया। अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 एज इट इज आ गया, 1 एज इट इज आ गया, 1 बाय अंडर रूट 3 यहाँ पर है, तो ये इधर हो गया। उधर 0 स्टार्टिंग में है तो इधर 0 एंडिंग में है। अब देखिए, यहाँ पर हम कॉसेक की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आप लोगों को भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पता ही होगा कि यहाँ पर कॉसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपको साइन की वैल्यू रिवर्स करनी है। अब देखो, 0/, ये अगर ये इसकी जो वैल्यू हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन जब मैं रिवर्स करूंगी तो क्या हो जाएगा, 1/0, जो कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर आपका आ गया आंसर नॉट डिफाइंड। लेकिन 1/2 को जब मैं रिवर्स करती हूँ तो 2 आ जाएगा आंसर, और 1 बाय अंडर रूट 2 को रिवर्स करूंगी तो अंडर रूट 2, यहाँ पर हमारा अंडर रूट 3/2 की जगह 2 बाय अंडर रूट 3 हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पर 1 को रिवर्स करूंगी तो 1/1 तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर आपका एज इट इज 1 हो गया। अब मैं जो सेक की वैल्यू है वो हम कॉसेक का इनवर्स कर लेंगे हॉरिजॉन्टल वे में। 1 इधर आ रहा है तो ये 1 इधर, ये 2 बाय अंडर रूट 3 यहाँ पर आ रहा है तो 2 बाय अंडर रूट 3 यहाँ पर, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, 2 2 और अनफाइनाइट अनफाइनाइट। अब देखिए, हम चलते हैं अपने मेन चैप्टर की फर्स्ट टॉपिक, और मतलब फर्स्ट फॉर्मूला जो है हमारे इस चैप्टर में इंक्लूडेड। और देखो, यहाँ पर हम जो ना ज्यादा वास्ट नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे और मुद्दे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेंगे, कोई डीप में नहीं जाना हम लोगों को। अब देखिए, यहाँ पर क्या होने वाला है, आपकी थोड़ी सी टेबल आपको अपनी
मैथ्स की बुक एनसीईआरटी में मिल जाएगी। यहाँ पर थोड़ी डोमेन, इससे वैसे तो रेंज बोलते हैं, लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्टली डोमेन रेंज की बात करें, वैसे यहाँ पर डोमेन भी दे रखा है। मैंने ये वैल्यूज इसलिए लिख रखी हैं ताकि अगर आप साइन इनवर्स की वैल्यू निकालें तो उसकी वैल्यू जो होती है वो -90 और +90 के बीच में होनी चाहिए, जबकि कॉस इनवर्स की वैल्यू 0 और पाई के बीच में होनी चाहिए। कॉसेक इनवर्स की वैल्यू, देखिए कॉसेक इनवर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपको सबसे पहले तो एक चीज क्लियर करती हूँ, जो साइन कॉसेक और tan की वैल्यू जो होगी वो 90 के बीच में ही आएगी। मतलब देखो यहाँ पर भी -π/2 +π/2 -π/2 π/2, और यहाँ पर भी आप चेक कर लीजिए π/2 के बीच में आएंगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ छोटा सा फर्क है, कॉसेक में जो होता है वो जीरो नेगलेक्ट होता है। वो जीरो नेगलेक्ट इसलिए होता है, देखो सुनो, अगर मैं कॉसेक 0 की वैल्यू निकालती हूँ, ठीक है, अब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 1/sin 0। अच्छा, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 0, जो कि आंसर इनफाइनाइट बन जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर हम 0 निगलेक्ट करते हैं। और देखो सेक, कॉसेक और कॉट की वैल्यू जो लाई करती है ना, इन तीनों की वैल्यू लाई करती है हमारी 0 से पाई के बीच में। बस इसमें भी थोड़े एक्सेप्शनल केस है, जैसे सेक में आपको -π/2 नहीं लाना है। और देखो यहाँ पर छोटा सा और डिफरेंस है, देखना मैंने जो लिख रखा है ये वाला ब्रैकेट लिख रखा है साइन के केस में, जबकि मैंने tan के केस में जो लिख रखा है वो मैंने ये ब्रैकेट लिख रखा है। इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, क्लोज ब्रैकेट, जबकि इसे क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा समझ लीजिए, हमने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा, इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे सपोज करा आपके पास है 1 से लेकर आपने ये हमारे क्लोज ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, इसका मीनिंग होता है कि जब आपको सेट बनाना है ना, उसमें क्या वैल्यू होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। और जबकि अगर यहां पर मैं ले लेती हूं ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट का मीनिंग ये होता है कि आपको ये दोनों वैल्यू नेग्लेक्ट करनी है, इनके बीच में जो आ रहा है, मतलब बीच में क्या आ रहा है, 2 3 4 वो लिखना है। तो दिस इज ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू ब्रैकेट्स। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चंस। अब आप अपनी बुक में फोकस करिए और देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आपका साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए यहां पर एक चीज आपको मैं बताना चाहती हूं, जब भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है किसी भी चीज की, या फिर कोई भी आपका इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ सकता है, तो उस केस में सबसे पहले आपको ये इसका यही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले तो हमें जो दे रखा होता है ना इनवर्स में, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है प्रिंसिपल वैल्यू, उसे तो हम लेते हैं सबसे पहले थीटा के इक्वल। अब देखो जो हमें थीटा के इक्वल लेना है ना, ये जो साइन आपको मैं सिंपल में बता देती हूँ, मैं कोई लेंथी तरीका नहीं बता रही। आप ये साइन इनवर्स है ना, इसे आपको खत्म करना है। मतलब आप इसे सोच लो अपने माइंड में कि आप इसे इधर पहुंचा रहे हो। अब ये जो वैल्यू है ना, माइनस जो रहा, जो माइनस जो इसका साइन इनवर्स था, वो साइन इनवर्स से दूसरी साइड जाकर साइन थीटा हो जाएगा। मैं आपको इसकी डिटेल बाद में बताऊंगी, लेकिन आप इतना ही समझ लीजिए अभी के लिए। अब मैं भाई इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, मतलब मैं इसकी साइड थोड़ी चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखो आपको चेक करना है कि साइन में वैल्यू -1/2 कब होती है। तो पहले तो आप माइनस एज इट इज लिख दीजिए, आप चेक करिए 1/2 कब होती है। तो साइन में 1/2 वैल्यू हमारी साइन 30 की जगह पर होती है, और साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। अब देखिए यहां पर जो होती है, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूं, यहां पर जो माइनस है वो आपका इधर आ जाएगा। अब वैसे मैं आपको इसका अभी रीजन भी बताऊंगी, और हम इससे जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज और लिखवाऊंगी, ये डाउट आपका और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, आप कभी साइन को एज ए कैंसिल नहीं करने वाले। आपको कभी नहीं दिखाना कि आप उन्हें साइन को साइन से कट करा, बल्कि आपको डायरेक्टली ही लिख देना है कि थीटा इज इक्वल टू -π/6। क्या हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी, क्या हमें थीटा की वैल्यु ही निकालनी थी, और थीटा हमने क्या लेट किया था बच्चे, हमने जो थीटा लेट किया था वो साइन इनवर्स -1/2 लेट किया था, और जिसकी वैल्यू कितनी आएंगी, π/6। अब देखिए जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था, अब आप चेक करिए जो -30 वैल्यू है, क्या हमारी ये -90 से +90 के बीच में आ रही है। यस आ रही है बच्चे, दैट्स व्हाई ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू
निकल कर आ गई हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स। यहां पर हम लाइट करेंगे सेम केस करना है, कुछ अलग नहीं है। आप इसको थीटा के इक्वल लो। अब आपको क्या करना है भाई, आप जैसे आपने साइन को उधर पहुंचाया ऐसे ही आप कॉस को उधर पहुंचाइए, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब जब ये कॉस थीटा हो जाएगा तो आपको फिर चाहे आपकी मर्जी है, चाहे आप इधर लिख लीजिए भाई, चाहे उधर लिख लीजिए, फिर आपको चेक करना है भाई कॉस में 3/2 √3/2 वैल्यू कब आती है, तो कॉस में √3/2 वैल्यू आती है कॉस 30 में ही। अब cos 30 आपको लिखना है π/6। अब आपको मैंने फिर अगेन वही बोल रही हूं, cos को काटते हुए नहीं दिखाना है, बल्कि डायरेक्टली थीटा π/6 के इक्वल रख देना है, जो कि हमारी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। और हमने थीटा किस चीज के इक्वल लाइट किया था बच्चे, हमने जो लाइट किया था वो cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/6। अब लास्ट में आपने वैल्यू तो जरूर निकाल लिया, बट आपको चेक तो जरूर करना है नहीं कि 0 से π/b के बीच में लाया करती है। यस भाई, आप पाई क्या होता है 180, क्या 0 से 180 के बीच में आ रही है वैल्यू, ऑब्वियसली आ रही है, तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। नाउ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन है आपको निकालनी है कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू। अब देखिए कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू निकालनी है हमें। इस केस में भी हम अपने सॉल्यूशन में यही करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें लेट करना है, इसे क्या करना है बच्चे, लेट करना है। और लेट में कुछ नहीं करना, जो हमने पहले किया वही सब करना है। थीटा के इक्वल लो, आपको फिर ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। आपको ये प्रोसीजर तो समझ में आ गई होगी ना ला पिछले दो क्वेश्चन करने पर। अब आपको चेक करना है कि कॉसेक थीटा में 2 वैल्यू कब आती है। जब आप चेक करोगे तो कॉसेक थीटा में 2 वैल्यू कॉसेक 30 पर आती है, और कॉसेक 30 को हम लिख सकते हैं कॉसेक π/6, और थीटा की वैल्यू डायरेक्टली π/6। और अब आप इस वैल्यू को पहले चेक करिए, क्या ये +90 और 90 के बीच में लाई करती है। यस, मतलब ये बिलोंग करती है हमारे -90 से +90 के बीच में। और जिसमें हमें जो नेगलेक्ट करना है वो क्या नेगलेक्ट करना है, हमें नेगलेक्ट करना है इस केस में 0। अब हम मूव करते हैं, आप डायरेक्टली आप बाद में लिख सकते हैं हेंस देयरफॉर कि कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू π/6। अब हम अपने मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, tan इनवर्स √3 -√3। आपको फिर अगेन लाइट करना है इसे किसके इक्वल, आपको थीटा। सारी प्रोसीजर वही रहने वाली है, बस आपको अपने माइंड में रखनी है ये प्रोसीजर, ताकि आपका ये पूरा चैप्टर बहुत इजीली हो जाए। अब हम अपने tan को उधर पहुंचाएंगे, तो मैं इसे डायरेक्टली इधर लिख देती हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू -√3। अब -√3 जब हमने लिख दिया तो हम चेक करते हैं कि √3 कब आती है tan की वैल्यू में। तो ये tan की वैल्यू में tan 60 में आती है, और tan 60 को हम लिख सकते हैं π/3। अब आपको चेक करना है कि tan थीटा और ये जो माइनस है वो आप थीटा के पास ले जाइए, मतलब इस π/3 के पास ले जाइए। और ये जो थीटा की वैल्यू आ गई वो डायरेक्टली कितनी आ गई, -π/3। और यहाँ पर जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू निकली है tan इनवर्स √3 की, वो π/3 निकली है, जो कि आपकी लाई करती है -90 से +90 के बीच में। सॉरी, ये है आपका माइनस। और अब हम मूव करने वाले हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर, और जो कि है कॉसेक इनवर्स -1/2। अगेन हम इसे लाइट करने वाले हैं कॉसेक इनवर्स -1/2, और हम इसे लाइट करने वाले हैं थीटा के इक्वल। अब मैं इसे लिख सकती हूँ कॉसेक थीटा और -1/2। बच्चे इसमें आप जब चेक करेंगे कॉसेक थीटा क्या आता है,
अब आप कॉसेक थीटा लोगे, इस केस में आपको कॉसेक चेक करिए थीटा कब आती है, 1/2 वैल्यू कब आती है, तो आप चेक करेंगे कॉस 60 पर आती है, तो हम लिखेंगे π/3। अब देखिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ, जब हम यहाँ से कॉस करेंगे तो थीटा की वैल्यू -π/3 आने वाली है। जैसे कि हमने अगर प्रीवियस मेथड को यूज करा जाए, जैसे हमने अभी तक क्वेश्चंस में किया है, तो आप देखेंगे वो -π/3 आने वाली है, लेकिन ये वैल्यू तो हमारी 0 से π के बीच में आती नहीं, क्योंकि वैल्यू तो निगेटिव है। तो इस केस में आपको जो जब भी हमारा कॉस, कॉट और सेक में ये केस आने वाला है, तो आपको यही करना है। आपको क्या करना है, कॉस थीटा लिखना है और यहां पर आपको पाई माइनस आपको ये थीटा लिख देना है, मतलब ये चीज सेम रहनी चाहिए, जबकि आपको क्या लिखना है, पाई माइनस कर देना है। और जबकि हम पहले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, डायरेक्टली हम ये माइनस इधर लेकर जा रहे थे। अब हम करेंगे इसमें, यहां पर आप लीजिए एलसीएम, और एलसीएम लेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा एज इट इज, और ये हो जाएगा हमारा 2π/3, और थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 2π/3। और आप चेक कर लीजिए 2π/3 क्या होता है बच्चे, पाई की वैल्यू होती है 180 होती है, और 3 आप 60 हो जाएगा, और 120 आ जाएगी वैल्यू। क्या आपकी 120 वैल्यू यहाँ पर लाई करती है? यस, लाई करती है। ये बिलोंग करती है हमारे 0 से π के बीच में। तो यहां पर आपने किसकी वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकाली, कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकाली, जो कि हमारी आई है 2/3। अब हम मूव करते हैं अपना 6th क्वेश्चन, जो कि है tan इनवर्स -1। अगेन हम अपने सॉल्यूशन को कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, वही प्रोसीजर, tan इनवर्स दैट इज इक्वल टू थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू -1। और फिर आपको चेक करनी है कि -1 किस में आता है, तो जो आपका 1 आता है वो मतलब 45 में आता है, जिसे हम π/4 लिख सकते हैं। और इस माइनस को हम लेकर जाएंगे अपने पिछले क्वेश्चंस की तरह, यहां पर आपको माइनस अंदर लेना है, और जो कि थीटा से जो आने वाला है वो -π/4 के इक्वल आने वाला है, जो कि लाई करता है -90 से +90 के बीच में। तो हमने यहां पर इसकी वैल्यू निकाल ली। हमने अपनी इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम मूव करते हैं अपने 7th क्वेश्चन पर, जो कि है आपका sec इनवर्स 2/√3। हम अब मूव करते हैं अपने 7th क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा sec इनवर्स 2/√3। और बच्चे मैं यहां पर आपको डायरेक्टली लाइट कर लेती हूं, मतलब थीटा के इक्वल, और ये sec थीटा इक्वल 2/√3। आपको चेक करनी है ये वैल्यू कब आती है, तो ये वैल्यू आती है sec 30 में, तो हम लिख सकते हैं π/6। और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/6, जो कि है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। और अब आप इसे खुद चेक करिए, क्या ये वैल्यू हमारी इसके बीच में लाई करती है। हमें किसके बीच में चेक करनी है, ये 0 से पाई के बीच में, और इस केस में हमारा 90 नेग्लेक्ट होना चाहिए, और भाई 90 तो आ ही नहीं रहा, तो फिर नेग्लेक्ट ही करना क्या। इन द सेम वे मूव करते हैं 8th क्वेश्चन पर, जो कि है cot इनवर्स √3, और इसकी वैल्यू हम अगेन लाइट करने वाले हैं थीटा के इक्वल, और ये cot थीटा इक्वल टू √3। और फिर आप चेक करिए √3 कब आती है cot थीटा में, ये आती है cot 30 की वैल्यू में, जिसे हम लिख सकते हैं π/6, और थीटा आने वाला है π/6 के इक्वल, और जो कि लाई करता है हमारा 0 से पाई के बीच में। तो ये भी हमने अपनी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली है इस क्वेश्चन की। और अब हम मूव करते हैं अपने 9th क्वेश्चन पर, और 9th क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारा, 9th क्वेश्चन है cos इनवर्स -√1/√2। इसे अगेन हम लाइट करने वाले हैं थीटा के इक्वल, और cos थीटा जो आएगा वो -√2 के इक्वल आ जाएगा। और आप चेक करिए कि
ये 1/√2 कब आता है, आप देखेंगे 45 में, और 45 को हम लिख सकते हैं π/4। मैंने आपको अभी बताया था जब भी कॉस में निगेटिव वैल्यू आने वाली है तो आपको पाई में से जो आपकी वैल्यू ये वाली है उसे माइनस कर देना है। अब देखिए, और मैंने रीजन भी बताया था क्यों माइनस कर देना है, वो आपने पिछले क्वेश्चन में चेक कर लिया होगा, क्योंकि जो अगर हम यहाँ पर -π/4 निकालेंगे तो वो हमारी रेंज में लाई नहीं करती है। यहाँ पर आप अपना एलसीएम 4 लेंगे, यहाँ पर 4 पाई माइनस पाई आ जाएगा जब आप एलसीएम लेने वाले हैं तब, और ये कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस 3π/4 के इक्वल, और थीटा इज इक्वल टू 3π/4। और आप जब चेक करेंगे तो ये वैल्यू लाई करेगी बच्चे 0 से पाई के बीच में। अब नाउ हम मूव करते हैं अपने 10th क्वेश्चन पर, और जो 10th क्वेश्चन है हमारा कॉसेक इनवर्स माइनस √2। अब देखिए यहां पर क्या करने वाले हैं हम, यहां पर भी अगेन सेम केसेस थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस √2। अब देखिए जो माइनस √2 है आप चेक करिए ये वैल्यू माइनस √2 आती कब है, तो ये वैल्यू आती है कॉसेक 45 में, तो यहां पर π/4 लिख सकते हैं। और आपको चेक करना है यहां पर आपको अपना ये माइनस जैसे आप साइन के पास लेके जाते हैं अंदर, मतलब आप -π/4 लिख देंगे, और थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है अगेन -π/4, जो कि बच्चे लाई करती है आपकी -90 से +90 के बीच में। तो 10 तक हमारा क्वेश्चन हुआ। अब हम मूव करने वाले हैं अपने 11 क्वेश्चन पर। 11 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपको जो है ना फाइंड द वैल्यू नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली कर दिखा देती हूँ 11 क्वेश्चन में होने क्या वाला है। देखो यहाँ पर एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यूज जोड़ूंगी ना अपने आप नहीं निकालूंगी, आपको खुद निकालनी पड़ेगी, मैं डायरेक्टली पुट करूंगी, जो इतना तो भाई होमवर्क करना बनता है बहुत। यहां पर आपको साइन इनवर्स -1/2। अब बच्चे देखो यहां पर कुछ नहीं करना, क्वेश्चन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे मैंने आपको सारी वैल्यूज निकाल कर दिखाई इन सबकी मतलब तीनों की पर्टिकुलरली वैल्यू निकालनी है। और मैं आपको बता देती हूँ जब मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में सॉल्यूशन बता रही हूँ, आपको खुद निकालनी है। जब आप tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आएगा आपका π/4, और जब आप cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर आने वाला है 2π/3, और जब आप साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालने वाले हैं तब आपका आंसर आने वाला है -π/6। तो बच्चे आप ये वैल्यू निकालिए, मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ, और देखो मैं क्वेश्चन कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पर ये π/4 पुट कर दिया, यहाँ पर 2π/3, π/6। यहां पर लेना है आपको, जब आप एलसीएम लोगे बच्चे यहाँ पर आ जाएगा 12, और जो है 3π 8π 2π। यहां पर आप 8 + 3 कितना होता है 11, 11 में से 2 माइनस करिएगा तो आपको बचेगा 9π/12। अब भाई 3 की टेबल में आ रहा है, 3 3 9, 3 4 12, तो ये हो जाएगा आपका 3π/4। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली है। अब हम ऐसे ही मूव करते हैं अपने 12th क्वेश्चन पर, और 12th क्वेश्चन जो है वो हमारा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। बच्चे आपको यहां पर इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूं, ये तो आप खुद ही निकाल लेंगे। अब तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आप cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी π/3 के इक्वल, जबकि अगर आप साइन इनवर्स π/2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी π/6 मतलब 30 के इक्वल, और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे अपने क्वेश्चन में, और यहां पर हो जाएगा π/3 प्लस एज इट इज आ जाएगा, और ये 2 भी एज इट इज, और आपको ब्रैकेट में लिखनी है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है π/6। तो 2 1 2, 2 3 6, तो π/3 प्लस π/3
एलसीएम आपका सेम 3 और पाई प्लस पाई कितना होता है बच्चे, पाई प्लस पाई जो होता है वो होता है 2π/3। अब देखिए हम आते हैं अपने एमसीक्यूज पर। एमसीक्यूज तो बहुत सिंपल है, मैं आपको बताती हूं। अब आपका जो एमसीक्यू मतलब क्वेश्चन नंबर 13 है, यहां पर आपको क्या दे रखा है कि इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो आपको करेक्ट करना है जो राइट है, मतलब राइट आपको अपना ऑप्शन चूज करना है। बच्चों आपको बताना कि y की जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाया करती है। मैंने स्टार्टिंग में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था, जो साइन इनवर्स की वैल्यू होती है ना, वो -90 से +90 के बीच में लाया करती है। तो आपका जो ऑप्शन बी है, मतलब -90 से +90 के बीच में लाया करती है, तो मतलब आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है आपका, करेक्ट है। और अब हम मूव करने वाले हैं अपने 14 क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा tan इनवर्स √3 sec इनवर्स -√2। अब देखिए मैं यहां पर क्या करने वाली हूं, आपको जैसे मैंने इन सबकी तो वैल्यू निकालना बता दिया है ना आपको, तो भाई मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देती हूँ, भाई इतना तो आप खुद भी कर सकते हैं। अब यहां पर क्या होने वाला है, आप यहां पर आप देखेंगे तो 60 के इक्वल आएगी वैल्यू, मतलब π/3 के, जबकि अगर आप यहां पर वैल्यू देखेंगे तो वो वैल्यू इक्वल आएगी आपकी 2π/3 के इक्वल। और वो दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर, जो कि हमारा क्वेश्चन बनेगा π/3 - 2π/3। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम पाई -2π, जो कि हमारा हो जाएगा -π/3, और -π/3 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये भी हमारा ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इज अगेन करेक्ट। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, कल हम अपनी न्यू एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे।